हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट देखेंगे और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने पहले पार्ट में इमेजनरी नंबर्स पढ़े थे, उससे आगे हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मेन पार्ट है उसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं। और उसमें हम आर्गेंट प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, मॉडुलस पढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ये सब देखेंगे। और उन पे फिर अगले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि इन पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, एक ट्रिकी वे से और एक फास्ट वे में। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 और देखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट पार्ट में इमेजिनरी नंबर्स पढ़े थे और उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हमने प्रैक्टिस भी की थी और बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया था। अब हम देखते हैं कि भाई अगर मान लिया कि एक जेड वैल्यू है जिसको हम a + IB की फॉर्म में लिखते हैं। अगर कोई जेड है और वो a + IB के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब जब भी ऐसी फॉर्म आपको दिखेगी तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। जब भी आपको a + IB की फॉर्म दिखेगी, इसका मतलब जो z है, z क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो आपने a + IB की फॉर्म देख ली तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जिसमें ये वाला पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है, और जो IB वाला पार्ट होता है ये इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब इसे रियल को RE भी लिख सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और इमेजनरी का आपको IMG देखने को मिलेगा। तो ये आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a + IB की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि 2 + के 3 आयोटा, 2 + के 3 आयोटा, इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। भाई मैंने लिख दिया 2 + के 3 आयोटा, z = 2 + के 3 आयोटा। आपने देख लिया भाई, यहाँ पे रियल पार्ट आ गए, a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ पे प्लस में साइन है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया a + IB के फॉर्म का। अगर मैं इसकी जगह अगर मैं z लिख दूँ, मान लो मैंने लिख दिया 3 - के 5 आयोटा। ठीक है, तो ये बताइए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। भाई मैंने लिख दिया z = 3 - के 5 आयोटा, और ये बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई आपने बताया था सर कि a + IB की जो फॉर्म होती है वही एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, तो इसका मतलब 2 + के 3 आयोटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। लेकिन कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि भाई 3 - के 5 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस का साइन नहीं आ रहा। भाई आप बहुत गलत सोच रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? भाई मैं इसका ऐसे भी लिख सकता हूँ, z = 3 + के 5 आयोटा। मैं ये भी लिख सकता हूँ, बाद में ये ऐसा बन गया होगा 3 + के - के 5 आयोटा। अब क्या दिख रहा है? अब आपको क्या दिखा भाई? अब आपको ये दिखा कि ये -के 5 आ गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू तो 3 है और b की वैल्यू -5 है। ठीक है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5 है, और ये प्लस में साइन आ गया, इसका मतलब ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो आपने देखा कि भाई अगर बीच में साइन माइनस का आ रहा है तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे हम प्लस लिख के अगर b की वैल्यू हम ये देखें कि -5 है, a की वैल्यू 3 है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपने देखा। तो आप ये बात एक क्लियर होगी कि भाई कैसे भी फॉर्म हो, अगर हमें a और b दिख रहा है, b के साथ आयोटा दिख रहा है, तो मतलब हमेशा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। बीच में शायद साइन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमें बहुत काम देगी। तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि भाई कि मान लिया एक लाइन है, कोई भी लाइन मान लिया x + के y = 2 मान लिया। ठीक है, x + के y = 2। अगर हमें इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो हम ऐसे लिखते हैं कि भाई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव रियल है, ये सारे रियल हैं, x + y दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अगर मैं x + y = 2 को ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो भाई मान लिया कि ये 0 है, ये 1 2, ये 1 2, ये 3 तक मान लिया। ठीक है,
मैंने x0 पुट कर दिया तो y2 आ गया, x0 तो y2 और y0 तो x2, y0 तो x2। इसका मतलब ये लाइन कैसे जाएगी भाई, ऐसे ही तो जाएगी, है ना। कोई 1 1 पॉइंट भी हो सकता है, मतलब ये 1 तो ये 1, तो यहाँ पे भी लाइन जा सकती है। अगर मैं ठीक से ड्रॉ कर सकता हूँ इसको तो ये कुछ ऐसी जाएगी और ये 1 1 पॉइंट भी यहाँ पे लाइन करेगा इस लाइन पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब हमें कार्टेशियन प्लेन में लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि x + y = 2 दे रखा है, हमने कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर दिया लाइन। तो हम ये कौन सा प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन मिला हमें, ठीक है। लेकिन हम जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो हम कार्टेशियन प्लेन की बात नहीं करते, हम उसमें एक कौन से प्लेन की बात करते हैं भाई, आर्गेंड प्लेन की बात करते हैं। कौन से प्लेन की भाई, आर्गेंड प्लेन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें ये पता है कि हम जब भी कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे तो उसमें यहाँ पे भी वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू दोनों रियल वैल्यूज आएंगी, इमेजनरी वैल्यू नहीं आएंगी। इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंड प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने सीखा कि भाई कार्टेशियन प्लेन में दोनों जगह रियल वैल्यूज होती हैं, लेकिन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखा कि एक पार्ट रियल होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। इसलिए हमें आर्गेंड प्लेन की ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करने के लिए। तो अगर मैं एक आर्गेंड प्लेन ड्रॉ कर लूँ, ये मैंने मान लिया कि एक आर्गेंड प्लेन है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करेंगे। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये रियल नेगेटिव, ये इमेजनरी नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a + IB के फॉर्म में होता है। जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a + IB के फॉर्म में होता है। तो मान लिया कि a + IB की फॉर्म होगी और वो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर गया, ठीक है। ये a और b इसके कोई कोऑर्डिनेट आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर के, हमने ये देखा। और ये मान लिया कि ओरिजिन है 0 0, ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहली बात करूं कि अगर मैं मॉड्यूलस निकालना चाहूँ, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, तो जब भी हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं एक लाइन के दो पॉइंट्स के बीच में, या दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं हमें, एक तरफ यहाँ एक तरफ यहाँ, इनके बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि फिर मैग्नीट्यूड क्या आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको मॉडुलस के बारे में बात करते हैं कि भाई मॉडुलस होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, और इसको निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। कैसे भाई, √a - के 0 का स्क्वायर प्लस में b - के 0 का स्क्वायर, जो कि √a² + b² देता है। इसका मतलब अगर मैं z की बात करूँ, z कौन सा, ये a + IB वाला, तो z का जो मॉडुलस होगा वो √a² + b² आ जाएगा। ये आपने देखा, ठीक है, ये आपने देखा। अगर मैं बात करूं इस हिस्से की, तो वही पता है कि ये हिस्सा जो है इमेजनरी एक्सिस के अलोंग ये बी पार्ट है, और अगर मैं बात करूं रियल एक्सिस के अलोंग तो ये जो ये वाला हिस्सा है ये ए पार्ट है, ठीक है। और ये एंगल कोई मैंने थीटा मान लिया, ये कोई एंगल मैंने थीटा मान लिया कि ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, इस रियल एक्सिस के अलोंग है, ये इमेजनरी एक्सिस के अलोंग है। और जो ये एंगल बना रहा है ये जेड जो है a + i/b, ये कोई एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं, आर्ग्यूमेंट क्या होता है भाई, आर्ग्यूमेंट होता है एम्पलीट्यूड। अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करता हूं तो भाई कैसे निकालेंगे, भाई आपको दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा = b/a लगा दिया, और थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई भाई, tan 1 b/a। और भाई ये मॉडुलस लगेगा, यहाँ पे मॉडुलस लगेगा कि जब भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बनेगी, b की या a की कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू बनेगी तो उसको पॉजिटिव बना देगा मॉडुलस। इसका मतलब यहाँ पे मॉडुलस आएगा, और थीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो tan 1 b/a निकल के आएगी। ये आपने देखा, तो ये आर्गुमेंट निकल के आ गया। अगर मैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। पहली बात तो ये सीखो कि भाई आप क्वाड्रेंट में पहचानना कैसे सीखोगे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर मैं देखूं कि एक z = a + के i/b है,
एक जेड है माइनस के, एक जेड है माइनस के ए और प्लस के आई बी, एक जेड है माइनस के ए माइनस के आई बी, और एक जेड है ए माइनस के आयोटा बी। ठीक है, ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए मैंने, 4 अलग अलग। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई ए प्लस आयोटा बी, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है, रियल नेगेटिव इमेजनरी पॉजिटिव, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजनरी पार्ट भी नेगेटिव, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। रियल पार्ट पॉजिटिव, रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजनरी पार्ट नेगेटिव, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो भाई जब भी आपको इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी वैल्यूज दिखी मिलेंगी तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप आर्ग्यूमेंट निकालेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपको गिवन है। तो अगर मैंने ये बता दिया कि भाई जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका जो मॉड्यूलस जो आर्ग्यूमेंट होगा या एम्पलीट्यूड होगा वो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो भाई हम किस तरफ चल रहे हैं भाई, हम चल रहे हैं घड़ी की दिशा की तरफ, इस तरफ चल रहे हैं, हम घड़ी की दिशा की तरफ चल रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और जब भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम हमेशा एंगल के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू बन जाएगी, थीटा की वैल्यू किस में भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का जो आर्ग्यूमेंट निकालेंगे हम, तो क्या निकालेंगे भाई, tan इनवर्स थीटा इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स बी बाई ए, ये मॉड्यूलस है। फोर्थ क्वाड्रेंट का जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस थीटा हो जाएगा माइनस की तरफ, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी माइनस के tan इनवर्स बी बाई ए। तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट का इजीली निकालना सीख लिया कि भाई ये इसका आर्गुमेंट होता है। अब एक बात आपको ये सीखनी है कि अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की आर्गुमेंट की बात करूं या थर्ड क्वाड्रेंट के आर्गुमेंट की बात करूं तो भाई इनका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो भाई मेरे को पता है कि ये 0 डिग्री होता है और ये क्या होता है भाई, पाई होता है, 180 होता है ना। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मान लिया यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, तो 180 में से कुछ माइनस हो रहा है भाई, यहाँ पे 180 लाई कर रहा है और ये tan इनवर्स बी बाई ए कॉम्प्लेक्स जो आर्गुमेंट बन रहा है थीटा का वो tan इनवर्स बी बाई ए बन रहा है और ये 180 है। तो अगर मान लिया कि ये एंगल जो है, ये एंगल मान लिया 120 डिग्री का है, ये एंगल मान लिया 120 डिग्री का है, तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे कि भाई जो हमने यहाँ पे निकाला है, जो हमने थीटा की वैल्यू tan इनवर्स मॉडुलस में बी बाई ए निकाली है, उसमें से हम पाई में से कुछ माइनस कर देंगे। पाई में से अगर ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ तक का मिल जाएगा क्या, आर्ग्यूमेंट, हमें यहाँ तक का आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। ये हमने देखा। तो आपने ये देखा कि जो फोर्थ को, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या आ जाएगा भाई, पाई माइनस के tan इनवर्स बी बाई ए, पाई माइनस के tan इनवर्स बी बाई ए थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट हो जाएगा, सॉरी। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो भाई आपने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये पाई है और पाई में अगर कुछ प्लस करते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर पाई में हम 180 में अगर कुछ प्लस थीटा कर दूँ तो प्लस करते ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, ये पूरा यहाँ पे लाई कर रहा है, इस तरफ से ये वाला कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। हाँ 180 से मान लिया तो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मान लिया कि ये 220 डिग्री का मान लिया, ठीक है, ये 220 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 180 से ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा हो गया भाई, ये 40 ज़्यादा हो गया, 40 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन आर्ग्यूमेंट एक बात कहता है, आर्ग्यूमेंट क्या कहता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि मेरे को एक रेंज चाहिए, मेरे को एक रेंज में लिमिटेशन चाहिए, क्या कि भाई मैं हमेशा लाई होना चाहिए पाई से माइनस पाई से पाई तक, ठीक है, या पाई से माइनस पाई तक लिख लो, ठीक है। मतलब मैं हमेशा लाई होना चाहिए
-180 से 180 तक। मतलब मेरी रेंज या तो -180 में होनी चाहिए या मेरी रेंज +180 के बीच में होनी चाहिए, कभी भी इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब कहने का क्या है कि कभी भी माइनस में वैल्यू 180 से ज़्यादा, मतलब 190, 180, 190, 195, 200, 210 ये कुछ नहीं हो सकती। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो प्लस में 190, 195, 210 ऐसे कुछ वैल्यू नहीं हो सकती। तो मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रेंज है आर्गुमेंट फाइंड करने की, वो -π से π के बीच में है। -π से π के बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर की रेंज। इसका मतलब अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, तो अगर मैं पाई प्लस के tan इनवर्स b/a करता हूँ, अगर मैं पाई प्लस tan इनवर्स b/a करता हूँ, तो भाई ये हमारी तरफ से तो ठीक है, लेकिन जो रेंज बता रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी कि भाई मैं इस रेंज में आर्गुमेंट फाइंड करवाऊंगा, तो भाई वो उसकी तरह से ठीक नहीं है। तो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा ये आंसर, ठीक है, आपको ये आंसर ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर आप पाई प्लस tan इनवर्स b/a से थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट निकालते हैं तो ये आपकी तरफ से ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ से ठीक नहीं है। इसलिए इस रेंज में आंसर लाने के लिए आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज चलने के लिए अगर वो यहाँ लाई कर रहा है, इस तरफ से 220 है, तो इस तरफ से आपको कितना मिल जाएगा भाई, 140 लेना पड़ेगा इस तरफ से। और 140 अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो माइनस में लेना पड़ेगा, मतलब माइनस के 140 डिग्री। और हमने ये देखा कि माइनस के 140 डिग्री बिल्कुल इसी रेंज में आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर ठीक रहेगा। और हम थर्ड क्वाड्रेंट में ये ना लिख के हम लिखेंगे -π प्लस tan इनवर्स b/a, हम लिखेंगे -π प्लस tan इनवर्स b/a। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है भाई, थीटा = tan इनवर्स b/a। जो सेकंड क्वाड्रेंट का होता है वो होता है पाई माइनस के tan इनवर्स b/a, और जो थर्ड क्वाड्रेंट का होता है -π प्लस tan इनवर्स b/a। और मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो एक्सिस है, ये पाई को भी डिनोट करेगी और -π को भी डिनोट करेगी, ये आपने ध्यान दिया। तो थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट ये हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो आर्गुमेंट है वो क्या हो गया भाई, माइनस के tan इनवर्स थीटा = -tan इनवर्स b/a। तो ये आपने यहाँ पे मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकालना सीखा कि √a² + b² होता है। आपने आर्गुमेंट निकालना सीखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को हम पहले तो कैसे पहचानेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने वो सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि इनके जो गिवन हैं इतने तीन क्वाड्रेंट में, इनके हम आर्गुमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे अलग अलग इनके आर्गुमेंट होते हैं। और हमने ये देख लिया कि भाई कैसे हम इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हो आप, कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप बोलते हो वो हमेशा लाई करेगा -π से π के बीच में, -180 से 180 बीच में। अगर आपको मिल रहा है 240, अगर आपको 240 मिल रहा है तो आपको दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इसको -120 लिखना पड़ेगा जब आपका आंसर आएगा। अगर आपने ये -220 मिल गया तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, मतलब -220 का मतलब कि इस तरफ चल के आप यहाँ पे आ गए, तो आपको इस तरफ चल के यहाँ पे पॉजिटिव लाना पड़ेगा, और आपको फिर प्लस के 140 लिखना पड़ेगा, फिर आपका आंसर निकल गया। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही कहता है कि जो मेरी रेंज है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की रेंज है, वो -π से π के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर इनसे ऊपर नीचे हो रही है तो आपको इसी रेंज में लाना पड़ेगा, और तब आपको आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो इस बात का आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि भाई मेरे को जो आर्गेंड प्लेन है उसमें कैसे मेरे को एम्पलीट्यूड फाइंड करना है या आर्गुमेंट फाइंड करना है हर एक क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये आपने देखा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मॉडुलस की और आर्गुमेंट की होती हैं उन पे हम कैसे वर्क करेंगे, और कुछ और चीज़ जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या कॉन्जुगेट हम कैसे सीख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉन्जुगेट की। तो कॉन्जुगेट जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मैंने मान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि a + i/b की फॉर्म में है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा और कैसे हम उसका बेसिक सीखते हैं कि कैसे उसको हम फाइंड करते हैं। तो मान लिया कि ये एक आर्गेंड प्लेन हो गया, ये रियल एक्सिस हो गई,
ये इमेजनरी एक्सिस है। तो जो कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, मिरर इमेज होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज उसका कॉन्जुगेट होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग रियल एक्सिस जो इमेज बनेगी वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा भाई। कैसे, अगर मान लिया कि a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी मतलब जिसका कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा भाई, अगर मैंने यहाँ मिरर लगा दिया तो इसकी जो इमेज होगी वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि रियल पॉजिटिव होता है और इमेजनरी नेगेटिव होता है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो उससे कॉन्जुगेट हो जाएगी, मतलब जो मिरर इमेज बनेगी तो कॉन्जुगेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हो जाएगा a माइनस के आयोटा b। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि माइनस के a प्लस आयोटा बी, माइनस के a प्लस आयोटा बी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी रियल एक्सिस के अलोंग वो क्या होगी भाई, माइनस के a माइनस के आयोटा बी। तभी तो माइनस हो गए, दोनों माइनस है तभी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसका जो आयोटा के साथ वाला साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं बात करता कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर ये मान लिया कि माइनस के a माइनस के आयोटा b की फॉर्म में होता तो इसका जो कॉन्जुगेट बनता वो क्या बनता भाई, माइनस के a प्लस के आयोटा b बन जाता और ये इसका कॉन्जुगेट हो जाता। ये आपने देखा। तो रियल एक्सिस के अलोंग इमेज बनने का मतलब क्या है कि भाई रियल एक्सिस जो रियल पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो अपने आप को कभी चेंज नहीं करेगा, उसका साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। ये आपने देखा भाई, रियल एक्सिस के अलोंग बन रहा है मतलब जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर अलोंग रियल एक्सिस। अलोंग रियल एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने रियल पार्ट को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ चेंज होगा तो इमेजनरी पार्ट चेंज होगा। तभी तो हमने ये देखा कि अगर a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो उसका कॉन्जुगेट बनेगा वो a माइनस का आयोटा b बनेगा। और मैं बता देता हूँ कि कॉन्जुगेट का जो डिनोट करने का साइन होता है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो z ऊपर बार आ जाएगा, जिसको हम z कॉन्जुगेट बोलते हैं। मतलब ऊपर ऐसे हम निशान लगा देंगे तो ये z बार बन जाएगा, मतलब ये कॉन्जुगेट बन जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर z की वैल्यू a प्लस आयोटा b है तो z बार मतलब कॉन्जुगेट जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा a माइनस के आयोटा b। अगर मैं बात करता हूँ माइनस के a प्लस के आयोटा b के तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा वो बन जाएगा माइनस के a माइनस के आयोटा b। अगर मैं बात करता हूँ माइनस के आयोटा b की तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा माइनस के प्लस के आयोटा b। तो ऐसे हम अभी इजीली कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये आपने सीखा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं एक नॉर्मल वे में बात करूँ तो हमने ये देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस के आयोटा b, इसका अगर मैं आर्गूमेंट निकालना चाहूँ तो वो थीटा निकलेगा जो कि tan इनवर्स b बाई a होगा, ठीक है। और अगर मैं इसी का कॉन्जुगेट ले लूँ तो वो होगा a माइनस के आयोटा b, और इसका जो आर्गूमेंट निकल के आएगा वो आएगा माइनस के tan इनवर्स b बाई a। भाई यही तो निकल के आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट, तो क्या बना रहा है भाई, tan इनवर्स b बाई a प्लस में माइनस tan इनवर्स b बाई a। ये दोनों कट जाएंगे तो जीरो दे रहे हैं। तो एक इम्पोर्टेंट डिडक्शन निकल के आ गए यहाँ से कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस उसी का आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट हमेशा दोनों ऐड करके जीरो आंसर देंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एनडीए में कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट दे देता है z का तो वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार मतलब z का कॉन्जुगेट,
जो कॉन्जुगेट है उसका आर्गूमेंट क्या होगा। तो अगर आपने मान लिया कोई आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या है 2π/3 है, तो आप इस डिडक्शन से सीधा निकाल सकते हैं कि भाई आर्गूमेंट ऑफ किसका, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट है क्या बन जाएगा, -2π/3 बन जाएगा। ये आपने देखा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट क्या बन जाएगा भाई, -2π/3 बन जाएगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का 2π/3 दे रखा है तो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या सीख सकते हैं कि भाई ये वैलिड है हम सब के लिए, ठीक है। ये जो कॉन्जुगेट का फॉर्मूला है आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट हमेशा 0 देगा। अगर मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझाना चाहूँ, बात करूँ कि भाई अगर मान लिया कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं कहूँ कि भाई आर्गूमेंट निकालो 3 का, अगर आर्गूमेंट निकालो 3 का, तो 3 का जो आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा भाई, 3 का आर्गूमेंट होगा 0। और इसी का अगर मैं कॉन्जुगेट निकालना चाहूँ तो वो भी होगा 0। तो 0 + 0 ये तो वैलिड हो गया कि भाई 0 है, इसके लिए वैलिड हो गया। मैं ये सब सिखाऊंगा कि भाई इनका आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट का 0 होता है। पहले वो सीखिए कि भाई आपको सिर्फ ये ध्यान रखिए फिलहाल तो कि आर्गूमेंट ऑफ 3 जो होता है, 3 का जो आर्गूमेंट होता है वो 0 होता है और उसके कॉन्जुगेट का भी आर्गूमेंट 0 ही होगा। तो 0 + 0 0 बना रहे हैं, ये इस बात के लिए वैलिड हो गया। अगर मैं बात करूँ कि आर्गूमेंट निकालो -3 का, तो भाई -3 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा रियल एक्सिस के अलॉन्ग, और यहाँ पे क्या होता है पाई भी होता है और -π भी होता है। इसका मतलब अगर मैं इसका निकालता हूँ आर्गूमेंट तो ये पाई होगा, ठीक है। और इसके मैं कॉन्जुगेट का निकालता हूँ तो भी पाई होगा। इसका मतलब पाई + पाई 2π हो गया। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस उसी के कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट 0 होता है, लेकिन ये तो 2π निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में जब भी कोई आंसर आएगा तो 2π होगा तो हम 2π लगाएंगे। लेकिन हम जब भी बात करेंगे और क्वेश्चंस की तो हम प्रेफरेंस देंगे इस वाले फॉर्मूले को कि भाई आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ उसी कॉन्जुगेट, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसका जो आर्गूमेंट होता है वो दोनों का ऐड करके 0 होता है। ये हमने देखा और आप प्रेफरेंस इसी फॉर्मूले को देंगे हमेशा क्वेश्चंस करने के लिए। ये मैंने एक स्पेशल पार्ट समझा दिया कि जब भी ऐसा होता है तो ऐसा हम कर सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो पाई भी लाई करता है और -π भी करता है, तो भाई ये -π प्लस -π भी आप कर सकते हैं। -π माइनस के पाई ये -2π दे देगा। तो इस स्टेटमेंट के लिए तो ये भी करेक्ट है और 2π भी करेक्ट है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि आप फॉर्मूले को इसी को प्रेफरेंस देंगे कि आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उन दोनों को ऐड करके हम 0 आंसर लेते हैं। ये एक स्पेशल पार्ट समझा दिया कि भाई ऐसा क्वेश्चन में बन सकता है, ये आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें सीखते हैं। तो आगे अगर मैं बात करता हूं तो मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड a प्लस के आयोटा b की फॉर्म में और उसी का कॉन्जुगेट है a माइनस के आयोटा b की फॉर्म में। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो a प्लस के आयोटा b इंटू में a माइनस के आयोटा b, तो भाई क्या निकल के आएगा a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई z इंटू में z इन्वर्स नहीं z बार मतलब उसका कॉन्जुगेट, z इंटू में z कॉन्जुगेट क्या बन गया भाई, z इंटू में z कॉन्जुगेट क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि भाई z इंटू में z कॉन्जुगेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। और ये कैसे बना भाई, ये कैसे बना, आपने देखा कि जो मॉड्यूलस होता है किसका, z का, वो क्या होता है, ये होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो z का स्क्वायर क्या बन गया भाई, ये बन गया √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह हम क्या लिख सकता हूँ कि z इंटू में z कॉन्जुगेट ये बन गया z
मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जेड इंटू में जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर बन गया। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे जब हम आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हमेशा जब भी मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ तो आपको हमेशा स्टार कर लेना है कि भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, ये आपने सीखा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट के बारे में आपने सीखा। अगर मैं आगे बढ़ूँ और आगे अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, अगर मैं बात करूँ आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, तो भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है अब हम वो सीखेंगे। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, इन्वर्स का मतलब आप क्या समझते हैं कि भाई अगर कोई वैल्यू ऊपर लिखी हुई है तो जाके नीचे हो जाएगी, मतलब अगर नीचे है तो ऊपर हो जाएगी। अगर मैं मान लिया कि 2 लिख देता हूँ तो अगर मैं इसकी जगह 1/2 की पावर -1 लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई ये इसका इन्वर्स है। और अगर मैं इसको वापस ओपन करता हूँ तो ये 1/2 हो जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, मतलब 2 ही वापस आ गया। इसका मतलब ये होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू z है, अगर कोई वैल्यू z है, कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई z, उसका जो हमें इन्वर्स निकालना चाहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा, ये हमने देखा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z इन्वर्स है तो 1/z हो जाएगा, और 1/z है तो वो उसकी पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। ये आपने ईजी सी चीज़ सीखी। अब मैं इससे कुछ आगे निकालना चाहूँ तो मैंने क्या किया कि भाई मेरे को ये पता चल गया कि 1/z हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ z कॉन्जुगेट से और यहाँ पे भी z कॉन्जुगेट से, तो मेरे को क्या पता लगा कि भाई z कॉन्जुगेट इंटू 1 क्या होता है, z कॉन्जुगेट ही होगा। और z इंटू में z कॉन्जुगेट अभी निकाला है, z इंटू में z कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है। तो भाई एक इम्पोर्टेंट डिडक्शन और निकल के आ गई क्या कि भाई z का कॉन्जुगेट अपन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आ चुकी हैं और क्वेश्चंस में आप कैसे अप्लाई करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी याद रखनी है। तो ये चीज़ आपने सीखी कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से और कॉन्जुगेट से कि भाई ये चीज़ इनमें बन सकती हैं और ये हम इन सब से सीख सकते हैं, ये हमने बात करी। आगे हम बढ़ते हैं और सीखेंगे कि स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड कर सकते हैं, और वही प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस की और आर्गुमेंट की हम आगे सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे उनकी हम प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और कैसे हम उनको निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट क्या क्या होती हैं भाई, ये बात करते हैं। तो भाई अगर मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पावर n दे रखी है और वो मॉडुलस के अंदर दे रखा है, तो इसकी प्रॉपर्टी हम पहले ये पढ़ेंगे कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n दे रखा है उसका मॉडुलस गिवन है, तो हम इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। कैसे कि भाई मॉडुलस ऑफ z और उसकी पावर n, मॉडुलस ऑफ z और उसकी पावर n, ऐसे हम तोड़ सकते हैं। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं मॉडुलस की, तो क्या होती है कि z1 इंटू में z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, इनका मॉडुलस गिवन है, तो हम इनको तोड़ सकते हैं z1 में और z2 में। ऐसे हम इनको अलग अलग मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं तीसरे प्रॉपर्टी की बात करूं तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर z1 अपॉन z2 का मॉडुलस गिवन है तो हम इसको अलग अलग सेपरेट करके मॉडुलस निकाल सकते हैं, z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी का मॉडुलस की। ऐसे ही सेम 3 प्रॉपर्टी किसकी होती हैं, आर्गुमेंट की होती हैं, लेकिन उनका फाइंड करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कैसे कि अगर आपको z की पावर n दे रखी है, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n, तो इसको कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो भाई एक बात आप ध्यान रखें कि जो आर्गुमेंट निकालना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, तो इसकी प्रॉपर्टी लगभग लॉग की तरह होती हैं, लगभग लॉग की तरह होती हैं इसकी प्रॉपर्टी। कि जब भी आपने पढ़ा कि लॉग a की पावर n क्या होता है भाई, n log a होता है, ऐसे ही हम इसको फाइंड कर देंगे कि भाई ये n है, ये आगे आ जाएगा और अंदर ये बच गया, तो n इंटू में आर्ग्यूमेंट ऑफ z बच गया। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ
Z1 इंटू में Z2, तो आपको पता है कि log A1 इंटू A2 क्या होता है भाई, log A प्लस, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं कि भाई log A इंटू B क्या होता है, log A प्लस log B होता है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं क्या कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू में Z2 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 में फाइंड करना है, तो भाई हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि log A बाई B क्या होता है, log A बाई B होता है log A माइनस के log B। तो ऐसे ही हम आर्ग्यूमेंट में अप्लाई कर देंगे क्या कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ A का मतलब Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई भाई आर्ग्यूमेंट की और मॉड्यूलस की, और ये आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी और आप इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करूँ कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मूले अप्लाई करके होता है, दूसरा तरीका होता है कि भाई ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि भाई इसका स्क्वायर रूट ये बन रहा है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। तो भाई कई बार क्या होता है कि ऑप्शन से भी चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम एक फार्मूला ही सीख लेते हैं। इस फार्मूला कई बार क्या होता है ऑप्शन डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता या अप्लाई करते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं कि भाई फार्मूला सीख लेते हैं, वो फार्मूला डायरेक्ट हम हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए फार्मूला ही बेहतर रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का। तो चलिए सीखते हैं कि मान लिया कि भाई x प्लस आयोटा वाई, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो भाई हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस लगाएंगे, सब कुछ बताऊंगा, पहले सीख लीजिए कि भाई प्लस माइनस लिख दिया, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब इसका डिस्टेंस मतलब इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, फिर प्लस में रियल पार्ट ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं और फिर इसका अंडर रूट कर देते हैं। भाई दोबारा बताता हूँ, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर रियल पार्ट को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और दोबारा से अंडर रूट कर देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर ध्यान देते हैं कि भाई यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। इसका मतलब ये कि भाई जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो बाहर जो प्लस माइनस है वो लिखना मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है प्लस माइनस लिखना। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस इस तरफ देख रहे हैं तो इस तरफ अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। क्या कि भाई यहाँ मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा, क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव आएगा। और आगे सीखते हैं कि आगे दोबारा क्या आएगा भाई, दोबारा मैग्नीट्यूड लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या करते हैं, फिर माइनस करते हैं रियल पार्ट को और 2 से डिवाइड करते हैं, फिर दोबारा अंडर रूट करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने का कि भाई ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से रूट तो आप कॉमन भी ले सकते हो, बाहर फिर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेन जो फॉर्मूला है बेसिक वो क्या है कि भाई प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2, और ऐसे ही प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, वहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ भी माइनस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में माइनस के एक्स बाई 2। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला हो गया स्क्वायर रूट का, और आपने ईजिली देखा कि आप इजीली याद कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा रटने का चीज़ नहीं है कि भाई आप रटने लग रहे हो, ईजिली आपने देखा कि कैसे आप सोच सकते हो स्क्वायर रूट के फॉर्मूले को। अब अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ हो गई भाई आर्ग्यूमेंट के, मॉड्यूलस के, स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीखी। क्या क्या सीखा भाई, स्टार्टिंग में हमने आर्क एंड प्लेन के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, मॉड्यूलस निकालना सीखा, आर्ग्यूमेंट निकालना सीखा हर एक क्वाड्रेंट का, फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, हमने कॉन्जुगेट सीखा, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखा, स्क्वायर रूट निकालना सीखा, ये प्रॉपर्टीज़ दोनों की देखी मॉड्यूलस की और आर्ग्यूमेंट की। तो हमने आज के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बेसिक सी चीज़ थी हमने वो लगभग सारी कवर कर ली।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ में भी आ गई होंगी यहाँ पढ़ते पढ़ते। तो जो अगला लेक्चर होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें हम इनके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या और क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप उनको बुकिश नॉलेज जो दे रखी है कि इतने ऐसे सोल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इतना बड़ा बड़ा सोल्व कर रखा है, वो सब ना करके कैसे हम इजीली कुछ ही स्टेप्स में सोल्व कर सकते हैं और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही हम एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे और कैसे आप एयरफोर्स और नेवी में कैसे 25 मिनट से पहले ही क्वेश्चन को सारे वो सोल्व कर लेंगे, 25 से 25 क्वेश्चन को, और कैसे आप एनडीए में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे यहाँ से पढ़कर। तो ऐसे ही आप प्यार बढ़ाते रहिए हमारे साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत मोटिवेट करता है। हम इतनी गर्मी में आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाई देखो पसीने भी आ चुके हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आपको अपने मुकाम तक पहुंचाते रहेंगे। और ऐसे ही हम देश सेवा में लगे रहेंगे, खुद भी तैयारी करते रहेंगे और आपको भी पढ़ाते रहेंगे, और ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ को सीखते रहिए, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अपना मजबूत कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।